नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। दोस्तों, एक प्रश्न हमेशा ही खड़ा किया जाता है कि भारत में जो जाति व्यवस्था है या भारत के जितने भी लोग हैं, इन सब कहीं न कहीं जातिवाद से परेशान हैं। चाहे वो किसी भी क्लास में हो, चाहे वो जनरल वर्ग में हो, पिछड़े वर्ग में हो, अति पिछड़े में हो, आदिवासी हों, दलित हो, वंचित हो, शोषित हो, किसी भी रूप से कहीं न कहीं जातिवाद से वो परेशान हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब सब लोग परेशान हैं, फिर भी इसी व्यवस्था को क्यों ढो रहे हैं? क्यों नहीं इसको लात मारकर हटा देते हैं, लात मारकर भगा देते हैं? इसका जवाब हमें खोजना होगा कि ये लोग क्यों नहीं इस व्यवस्था को लात मार पा रहे हैं, क्यों नहीं भगा पा रहे हैं? इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि जो हमें पाथ दिया गया है ना, हमें जो रास्ता पकड़ाया गया है कि आप इस तरह से इन व्यवस्थाओं को हटा सकते हैं या फिर जिसकी अगुवाई में एक होता है ना, एक लीडर होता है और उस लीडर के पीछे हम लोग चलते हैं। तो जो लीडर हमारे हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा आपको जानकारी देखना होगा, समझना होगा। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम है कहाँ पे। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी किताब है जिसको प्रोफ़ेसर नरसू ने लिखा था, ब्रिटिश काल में ही लिखा था और ये काफ़ी पुरानी किताब है और इस किताब को इंग्लिश में लिखा था उन्होंने, तो इसका अनुवाद किया डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात ने और ये सम्यक पब्लिकेशन से भी छपी है। फिर इसके बाद से एक और प्रकांड विद्वान हुए हैं, बौधाचार्य जी और बौधाचार्य जी ने फिर कहा कि ये तो इंग्लिश है, उसका ट्रांसलेशन हुआ है, लेकिन आज 21वीं सदी में इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और किताब लाई गई है जिसको पुनः डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी ने ही लिखा है। लेकिन सुरेंद्र अज्ञात जी लिखते हैं कि ये किताब जो है हमसे बौधाचार्य जी ने स्पेशली लिखवाई है, क्रेडिट भी दे रहे हैं। इन महानता है ये दोनों लोगों की। हर सदी में कुछ महान लोग पैदा होते हैं जो इन तमाम जो बुराइयाँ हैं इस पर गोला बारूद इनके दुर्ग पे जो बुराइयाँ हैं, इनके दुर्ग पर हमला करते हैं और उनकी जड़ें खोद कर हम लोगों को देते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है कहाँ पे, हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो इस किताब से मैंने उठाया है, किताब का नाम है जातिवाद की 100 परीक्षा। इस किताब को आप लोग परचेज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट सम्यक पब्लिकेशन से परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने मूल निवासी मेगा मार्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ऑर्डर दे सकते हैं। अमेज़न का भी लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से भी आप लोग ऑर्डर ले सकते हैं। जहाँ से मन करे वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बार ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें। या फिर मैं तो रिव्यू करते ही रहता हूँ, जो लोग नहीं सक्षम हैं उनके लिए रिव्यू करते ही रहता हूँ। पर ज़रूर किताब खुद से पढ़ें क्योंकि मैं कुछ पॉइंट्स को हाइलाइट करता हूँ और उन किताबों में और भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो चलिए अब कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि हमारे जो आइकन्स थे जिनकी अगुवाई में हमारे लोग खड़े किए गए, वो लोग कितने सही थे या वो सही राह पकड़े भी थे कि नहीं पकड़े थे। अब देखिए एक प्रश्न और भी खड़ा किया जाता है कि आज का जो पिछड़ा वर्ग है, ये क्यों नहीं समाज सुधार में आगे बढ़ रहा है? भई जो दलित, शोषित, वंचित वर्ग है, वो तो बाबा साहब की अगुवाई में ब्राह्मणवादी दुर्गों पे हमला भी कर रहा है और जो सामाजिक बुराइयाँ हैं, उनको त्यागने के लिए कम से कम अपने हौसले तो बुलंद कर रहा है। लेकिन पिछड़ा वर्ग जो है, वो बिल्कुल ही सुप-सन्नाटा पसरा हुआ है। ना कोई वहाँ से लीडर पैदा होता है, ना वो इसमें कोई इंटरेस्टेड है। बस थोड़ा-मोड़ा मंडल कमीशन ने 1990 के करीब में 1992 के करीब में जो थोड़ा बहुत रिज़र्वेशन दिया, उसके बाद से थोड़ी बहुत रिज़र्वेशन के लिए अपने बच्चों को ये बेटा पढ़ो, 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 क्लर्क बन जाओ, क्लर्क बन जाओ। इस तरह की छोटी-मोटी नौकरियाँ क मिलने लगी और उसी को लेकर खुश है, मस्त है और जो नहीं जानता है वो गाली भी देता है रिज़र्वेशन को। बस इतनी सी ही इनकी दुनिया है। रिप्रेजेंटेशन प्रतिभागिता जो है इतनी बड़ी संख्या होते हुए भी नील बटे सन्नाटा है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये कहाँ से आ रही है? ये भी आपको यहाँ से मिल जाएगा कि इनके एक्चुअल में जो रिप्रेजेंटेशन है, जो अगुआ हैं, जो नेता हैं, वो कैसे हैं, किस विचारधारा के हैं? या प्राचीन काल में जो समाज सुधारक जिनको हम कहते हैं, जो ब्रिटिश काल में पैदा हुए, वो कहाँ से पैदा हुए और क्यों हम लोग फँस गए? क्यों नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हुई? तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों की जाति के संदर्भ में भूमिका का मूल्यांकन करते हुए प्रोफेसर नरसू कहते हैं। देखिए प्रोफेसर नरसू जो हैं ये मैं बताया कि ये 20वीं सदी के थे। 1922 के करीब में इनकी पुस्तक आई थी इंग्लिश में और बहुत ही गहन रिसर्च से इन्होंने लिखा था। अगर आप इनकी किताब पढ़ेंगे ना या फिर इस किताब का अनुवाद भी किया है डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात ने
तो उसको भी आप अगर आप पढ़ते हैं ना, तो आपको पूरा काला चिट्ठा समझ में आ जाएगा। किताब का नाम है जाति एक अध्ययन, जो कि सम्यक पब्लिकेशन से छपी है, उसको अनुवाद किया है डॉक्टर सुरेंद्र ज्ञात ने। उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा काला चिट्ठा खुल जाएगा कि उस समय हो क्या रहा था ब्रिटिश काल में। बाबा साहब ने तो बहुत सी किताबें लिखी हैं, लेकिन इनके पैरेलल में भी कुछ और लोग भी किताबें लिख रहे थे। तो उसी में प्रोफेसर नरसू जी भी थे। अब देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बातें लिखी हैं, ये देखिए। कहते हैं कि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध तो प्रशंसनीय काम किया। सुना आपने? राजा राम मोहन राय जो थे ना, इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ, इसके विरुद्ध में बहुत प्रशंसनीय काम किया था। परंतु जाति और जनेऊ जो शूद्र के लिए वर्जित था, से वह मुक्ति पाने में असमर्थ रहे। सुना आपने? ये सच्चाई है। हम जिन्हें हमारे किताबों में पढ़ाया जाता है ना, हमें जो किताबें पकड़ा दी गई हैं कि भैया ये किताब पढ़ो, ये हमारे समाज सुधारक है। अब हमारे समाज सुधारक में क्या गड़बड़ी है, या वो लोग किन चीज़ों में फ़ेल हो गए, ये चीज़ें हम लोगों को नहीं बताई जाती है। और ये नहीं बताई जाती है, इसका कारण क्या है कि अभी भी लोग चाहते हैं ना कि वास्तविकता सामने ना आ जाए। अरे भैया, जब आप ये पढ़ा रहे हो कि ये समाज सुधारक थे, तो आपको ये ड्रॉबैक भी बतानी पड़ेगी कि वो किनके समाज सुधारक थे, किनके समाज सुधार की बात कर रहे थे, और समाज सुधार की भी बात कर रहे थे और फिर उन्हीं बेड़ियों में जकड़े भी हुए थे। ये बात हम लोगों को नहीं पढ़ाई जाती है। और हमारे आज के जो युवा हैं, ये क्या करते हैं ना कि इनको समाज सुधारक समझ लेते हैं और उतने को ही समझ लेते हैं कि हाँ, ये लोग सोशल रिफॉर्मर थे, काम किए थे, और बस वहीं पे लटक के गड़मड़ हो जाता है। अब बात आगे नहीं बढ़ती है। वो भी उस रूट में नहीं पहुँच पाते हैं कि यार प्रॉब्लम जब वो लोग नहीं सॉल्व कर पाए, तो उनमें क्या खामियाँ थी? किस चीज़ को वो नहीं सॉल्व कर पाए थे? हमें उसमें घुसना है और घुसकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये चीज़ें हम लोगों को सिलेबस में नहीं पढ़ाई जाती है और ना ही एजुकेट की जा रही है। बस जिस दिन आ गया इनके जयंती आ गई, या फिर इनका जिस दिन डेथ एनिवर्सरी होती है, उस दिन इनके नाम पर गाथाएँ गा दी जाएँगी और ये सब बातें नहीं बताई जाएँगी कि हमारे जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, वो सती प्रथा पर तो काम किए हैं, लेकिन जनेऊ जो है और जाति है, इससे मुक्ति नहीं पा पाए थे। आगे देखिए। ये उनके पैरेलल में उन मतलब कि ये देखिए 1922 की किताब है, उसमें ये बात लिखी हुई है, आजकल की नहीं है कि कोई कहीं से लिख दिया, उसी समय की ये लिखी हुई है। यहाँ तक कि जब वे इंग्लैंड गए, तब जाति नियमों के अनुसार खाना तैयार करने के लिए रसोइया यहाँ से लेकर गए। सुन लिया आपने? ये हमारे समाज सुधारक हैं, बहुत बड़े समाज सुधारक हैं। लेकिन ये तब भी इतने जातिवाद में फँसे थे कि ये जब इंग्लैंड गए, तो अपने साथ रसोइया ले जा रहे हैं, खाना-पीना अपने रीति-रिवाज, जाति के रीति-रिवाज के अनुसार खाएँगे ये। वहाँ के बना हुआ नहीं खाएँगे, उन धर्म भ्रष्ट हो जाएगा भाई साहब, ठीक है ना? अच्छा, जब ब्रह्म समाज का गठन हो रहा था, तब अलग कमरे में वेद-पाठ हो रहा था। सुना आपने? वहाँ हर कोई नहीं जा सकता था, ये सच्चाई है हमारे समाज सुधारकों की। एक तरफ तो झंडा लेके बुलंदी पे चढ़े हुए हैं कि भैया हम समाज सुधार कर रहे हैं। पढ़ाया भी जा रहा है सिलेबस में। ये सब नहीं बताया जा रहा है कि भाई साहब ये समाज सुधारक नहीं थे। ये लोग जो हैं ब्राह्मणवाद स्थापित कर रहे थे। ब्राह्मणवाद को जो उसकी जो भीतर की जो बोतल है ना, भीतर का जो मोटे मटेरियल है, उसी मटेरियल को नया बोतल दे रहे थे। मटेरियल वही था, उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा था। तो ये सब बातें जो है हम लोगों को समझनी होगी कि ये सब ड्रॉबैक थी हमारे सोशल रिफॉर्मर्स में। और इसीलिए ये लोग सोशल रिफ़ॉर्म कुछ कर नहीं पाए। इसीलिए ये सब गाड़ियाँ आगे नहीं बढ़ी। जब तक आप प्रॉब्लम के जड़ में घुस के उसको पूरी तरह से कोड़ के फेंक नहीं देते हैं, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आइए मैं आगे आप लोगों को और भी दिखाता हूँ, बहुत सारे सोशल रिफ़ॉर्मर हुए हैं। सबका काला चिट्ठा जो है थोड़ा देख लीजिए। अच्छा, 1841 में देवेंद्रनाथ टैगोर इससे जुड़े, तो वेदों के अत्यधिक आग्रह के कारण यह ब्रह्मो समाज से वैदिक समाज सा बन गया। सुना आपने? पहले आपका ये बना हुआ था ब्रह्म समाज, नाम भी है ब्रह्म, ब्रह्मा। अब ब्रह्मो समाज से ये क्या बन गया? वैदिक समाज बन गया। कौन जुटे तो? देवेंद्रनाथ टैगोर।
ठीक है? मतलब अभी भी आसमान से गिरे खजूर पे लटके हैं। सोशल रिफ़ॉर्म नहीं हो रहा है, ब्राह्मणवाद पैरेलल में चलाया जा रहा है। हमारे सोशल रिफ़ॉर्मर्स की है, ये चीज़ है। अच्छा, इसके बाद से 1857 में जब केशव चंद्र सेन समाज से जुड़े। देखिए, केशव चंद्र सेन जो है ना, इनका बड़ा नाम है। आप बंगाल में जाएँगे ना, तो बहुत ज़बरदस्त नाम है कि बहुत भयानक वाले ये सोशल रिफ़ॉर्मर थे। तो देखिए, जो मेंबर्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा-सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि अभी जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा प्रेज़ेंटेशन, देन फिर मैं आप लोगों को ऐड कर लूँगा फ़र्दर बात करने के लिए। और साथियों, जो कोई अगर जातिवाद से, कास्टिज़्म का जो भुक्तभोगी हो, उनको मैं इनवाइट भी करता हूँ कि वो लोग भी आएँ, और जब ये प्रेज़ेंटेशन ख़त्म होगा, देन उसके बाद से वो लोग अपनी व्यथा को या जो भी उनका अनुभव रहा है इस पर, वो शेयर करेंगे, ताकि सभी लोगों को पता चले कि कास्टिज़्म अभी भी कैसे चल कैसे रहा है। हाँ, तो इन्होंने क्या किया कि जब ये जुड़ गए 1857 में केशव चंद्र सेन, तो इन्होंने देवेंद्र नाथ का जनेऊ भी उतरवा दिया। ठीक है भैया, देवेंद्र नाथ के तो जनेऊ इन्होंने उतरवा दिया, और ब्राह्मण द्वारा ही समाज के कार्यक्रम को चलाने की प्रथा भी समाप्त कर दी। बहुत अच्छा बात है, इसको कहा जाता है कि सोशल रिफॉर्म। लेकिन लेकिन आगे सुनिए, केशव चंद्र ने यह भी व्यवस्था की कि समाज का कोई पुरोहित, धर्माधिकारी जनेऊ नहीं पहनेगा। तो ये सब तो बातें हो गई, इतना सारी चीज़ है। लेकिन क्या केशव चंद्र और जो देवेंद्र नाथ हैं, इसके बाद भी इतना तो सोशल रिफॉर्म किए, लेकिन क्या इसके बाद भी वो लोग ब्राह्मणी व्यवस्था से आज़ाद करा पाएँ लोगों को? या फिर इन्होंने भी कुछ ब्राह्मणवादिता को पाल रखा? आगे देखिए। देवेंद्र नाथ इस सब के बावजूद अध्यात्म की अंधी भूल-भुलैया से बाहर निकलने को तैयार न थे। सुना आपने? जुड़ तो गए ब्रह्म समाज से। आप लोगों को तो सभी को पता ही होगा कि जो जिसको ये सनातन आजकल धर्म कह रहे हैं, वो तो कभी कोई धर्म था ही नहीं। सनातन तो विशेषण होता है। इसीलिए आज भी जो धर्म का कॉलम है, उसमें सनातन नहीं लिखा हुआ है। आप किसको बेवकूफ़ बनाओगे? ये कह के कि भई देखो, किसी का नाम विवेक है या किसी का नाम अमर है, तो इसका मतलब कि वो विशेषण थोड़े है, वो तो एज़ अ नाउन है। किसको बेवकूफ़ बनाओगे? भाई साहब, धर्म के नाम में सनातन नहीं लिखा जाता है। आपकी किसी किताब में नहीं लिखा है सनातन। जहाँ लिखा भी है सनातन ना, वो जो है विशेषण के तौर पे लिखा हुआ है, नाउन के तौर पे नहीं लिखा हुआ है। तो ये बात तो यहाँ से इन लोगों की वो निकल गई। तो इन्होंने क्या किया था ना, तरह-तरह के समाज बना लिए। जितने ब्राह्मणवादी थे, सब लोगों ने अपने अलग-अलग समाज बना लिए। कोई ब्रह्मो समाज खोल रहा है, कोई आर्य समाज खोल रहा है, कोई रामकृष्ण परमहंस मिशन खोल रहा है, कोई गायत्री परिवार खोल रहा है। सब जो है अलग-अलग अपनी-अपनी दुकान चला रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? वेद। वेद और ब्राह्मणवाद का जो जनेऊ ये सब चीज़ था ना, इससे अभी दूर हट नहीं पा रहे हैं, सब चल रहा है। तो देखिए, केशव चंद्र जी ने तो ब्रह्मो समाज में ऐड होकर ब्राह्मणों की अनिवार्यता खत्म तो कर दी, और क्या खत्म किया? जनेऊ भी उतरवा दिया। लेकिन जो देवेंद्र नाथ थे उसमें, देवेंद्र नाथ टैगोर, ये अभी तैयार नहीं थे कि अध्यात्म के स्पिरिचुअलिटी से भी बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। वे ज़्यादा से ज़्यादा अंधेरे तहखानों में खोते गए। मतलब अभी बाहर नहीं निकल रहे हैं, उल्टे और उसमें घुसते जा रहे हैं। सामाजिक स्वास्थ्य की माँगों के प्रति अंधे व बहरे बने रहे। मतलब अब जब आप सोशल रिफॉर्मर हो, तो जो समाज में जो भी चीज़ें ज़रूरत होंगी, जो समाज को जो चीज़ चाहिए, जो उसकी स्वास्थ्य की माँग है या सामाजिक माँग है, उसके प्रति ये लोग बिल्कुल आँख, नाक, कान बंद करके रखे हुए हैं। सोशल रिफॉर्मर हो रहे हैं, लेकिन आँख, नाक, कान बंद है। क्यों? क्योंकि ये लोग उस वर्ग को देख ही नहीं रहे थे, जिसको सबसे ज़्यादा सोशल रिफॉर्म की ज़रूरत थी। ये तो उसको शूद्र मान के चल रहे थे। ये लोग अपने में ही, अपने इर्द-गिर्द, अपने जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, उसी में थोड़े बहुत करने का प्रयास कर रहे थे। जैसे आजकल के जो ये तथाकथित प्रगतिशील लोग जैसे फँसे हुए हैं। प्रगतिशीलता जो है, वो जो सबसे लोअर एंड है, उसमें घुसनी चाहिए, तो उसमें घुसाने की बजाय आपस में ही एक खास तरह के वर्ग में फँसे हुए हैं। तो यही यहाँ भी हो रहा था। फलतः 1866 में समाज का विभाजन हो गया। देवेंद्र का समाज आदि समाज कहलाया, तो केशव की नई व्यवस्था। सुना आपने? भाई साहब, स्पिरिचुअलिटी नहीं छूट रही है।
ब्रह्म समाज जो है उसमें स्पिरिचुअलिटी जो अध्यात्म है नहीं छूट रहा है। डिवीज़न कर दिया, नहीं भैया हम धर्म नहीं छोड़ पाएँगे, समाज सुधारक हैं ये हमारे देश के लोग। तो इन ये जो है बाँट लिए उसमें कि नहीं भैया हम समाज सुधार करेंगे लेकिन अध्यात्म नहीं छोड़ पाएँगे। तो इन्होंने बाँट-बूँट के अपना जो है एक आदि समाज बनवा लिया। केशव महोदय जो थे इनका जो उनके जो ब्रह्म समाज जो आगे बढ़ा इनके साथ वो नई व्यवस्था कहलाया। परंतु इस तरह की प्रगतिशीलता के बावजूद केशव बुनियादी तौर पर बुद्धिवादी नहीं थे। ये देखिए ये केशव वही हैं जो जनेऊ भी उतरवा दिए हैं, ब्राह्मण को भी हटवा दिए हैं कि ब्राह्मण ही पूजा-पाठ नहीं करवाएगा। पुरोहित की जगह पुरोहित वाली जो व्यवस्था है उसमें ब्राह्मण नहीं रहेगा, इसकी अनिवार्यता खत्म कर दी है। लेकिन ये केशव बाबू जो हैं, ये बुद्धिवादी नहीं थे। क्या थे ये? वह गुरुओं, वैराग्य, अवतारों व अविष्ट आदमियों के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाए। सुना आपने? ब्राह्मण नहीं करेगा, लेकिन करवाएँगे किसी और से। जनेऊ नहीं पहनेंगे, लेकिन मूर्ति पूजा और ये सब चीज़ों से ये दूर नहीं हो पा रहे हैं। फलतः उन्होंने अपने ही सिद्धांतों के विपरीत कदम उठाने शुरू कर दिए। अपनी बेटी का बाल विवाह कर दिया और मूर्ति पूजा करना भी शुरू कर दिया। सुन लिया आपने? ये हमारे सोशल रिफॉर्मर लोग थे। साथियों, ये सारी बातों से आप लोगों को क्या सीखने को मिल रहा है? यही सीखने को मिल रहा है कि हम जिन्हें आँख मूंद के सोशल रिफॉर्मर मान लेते हैं, वो हमारे सामने, समाज के सामने, दूसरों के सामने ऐसा दिखाते हैं कि वो कुछ सोशल रिफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन क्या उनके अंदर अभी भी जातिवाद, ब्राह्मणवादी जो मानसिकता है, वो खत्म हुई है कि नहीं हुई है? ये चेक करना होता है। और ये चीज़ें जो है ना सिलेबस में नहीं पढ़ाई जाती है। सोशल रिफॉर्म करके पढ़ा दिया जाता है। लेकिन ये अंदरूनी बातें कि ये लोग तब भी ब्राह्मणवादी ही थे। ये ब्राह्मणवाद को तब भी ढोना चाहते थे, कैरी फॉरवर्ड करना चाहते थे, ये बातें नहीं पढ़ाई जाती हैं। और यहाँ पे इसीलिए ये सारे सेशन बहुत ज़रूरी हैं समझना, इसको शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सारी बातें पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे मैं आप लोगों को और दिखाता हूँ। अब ये जो हुआ ना बँटवारा जो हुआ और केशव चंद्र ने जब इस तरह की घटनाएँ की मूर्ति पूजा करने लगे, पहले सोशल रिफॉर्मर बने और जब मूर्ति पूजा करवाना शुरू किए, तो इसके विरोध में बहुत सारे जो लोग थे, वो लोग समाज छोड़ के चले गए। अब जब छोड़ के चले गए तब फिर इसमें अब 2 फाड़ हुआ, तो एक नया फिर से व्यवस्था आ गया। उसको कहा गया साधारण समाज। मतलब किसी ने कहा कि भई जनेऊ भी उतरवा दिए आप। पुरोहित की अनिवार्यता भी खत्म कर दिए हैं, आप खुद ही बाल विवाह कर रहे हैं, पूजा-पाठ कर रहे हैं, हैं? कैसे चलेगा? तो फिर एक और उन्होंने वहाँ से कट करके एक और समाज बन गया जो साधारण समाज कहलाया। तो प्रोफ़ेसर नरसू जो हैं कहते हैं प्रोफ़ेसर नरसू मैंने जैसा कि बताया कि 1922 में इनकी किताब आई थी 20वीं सदी के थे ये, बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे, बहुत ज़बरदस्त किताब लिखा है। इन्होंने तो सारे मंदिरों का खोद-खोद के लिख दिया है कि ये मंदिर जो है, ये जो टेम्पल्स हैं और ये मूर्तियाँ हैं, ये बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। पूरा खोज-खोज के उसी समय लिख दिए थे। उस समय सोचिए ब्रिटिश काल में ही इन्होंने। ये इतने बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे। और सब चीज़ खुद ये वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय सबके बारे में इन्होंने बहुत डिटेल में बताया है कि सब के सब बुद्धिस्ट थे ये। लिखे हैं ये पूरा का पूरा रिसर्च करके कि ये सब के सब बुद्धिस्ट हैं, ये सब बुद्धिज़्म से अपने को अलग करके और ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये कुछ नया संस्था एक चला रहे हैं। बहुत गहरा इनका वो था, शोध था। जो बात हम लोग कह रहे हैं ना, ये बात उस समय ये कह चुके हैं। ये तो मैंने इनके अभी लगे हाथ इधर पढ़ना शुरू किया तो मैं देखा कि हम लोग जिस रिसर्च पे पहुँच रहे हैं, उस रिसर्च पे उस समय के भी प्रोफ़ेसर पहुँच चुके थे। तो ये सब बहुत वो बातें हैं मतलब ऑथेंटिक बातें हैं ये सब चीज़ें। अच्छा तो ये कहते हैं प्रोफ़ेसर नरसू कि यह जातिवाद और हिंदू मतलब ब्राह्मणवादी कर्मकांड तथा पूजा-पाठ से पूरी तरह मुक्त है। मतलब जो नया साधारण समाज बनाया इन लोगों ने, केशव को भी छोड़ दिया। उसके बारे में कहते हैं कि उनके समय में ये पूजा-पाठ और कर्मकांड से छोड़कर ये मुक्त एक समाज था जो साधारण समाज कहलाया। अच्छा प्रार्थना समाज साधारण समाज से मिलता-जुलता तो है, परंतु उन्होंने जातिवाद का पूरी तरह से त्याग नहीं किया है। देखिए प्रार्थना समाज भी है। ये जो है ऐसा तो ये लोग दिखाएँगे कि हम सिर्फ़ दुआ माँगते हैं या प्रार्थना समाज है हमारा, लेकिन जो है ये लोग भी जातिवाद से मुक्त नहीं हैं। उस समय मुक्त नहीं थे। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझना होगा कि हमारे यहाँ समाज तो खूब बने हैं।
समाज सुधार के नाम पे, लेकिन कोई भी जातिवाद से मुक्त नहीं हुआ। अच्छा, इसके बाद से एक तो बहुत बड़े ये तो बवंडर आदमी हैं, इनका तो आप जानते ही होंगे, मुल्ला शंकर त्रिवेदी। ये 1875 में जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इनके बारे में जो है प्रोफ़ेसर नरसू उसी समय रिसर्च करके लिख दिए थे कि इसके बहुत से सदस्यों ने जाति से नाता नहीं तोड़ा है। मतलब बन तो सब गए हैं, आर्य समाजी तो सब बन गए हैं, लेकिन इनमें से जो है ना ये जाति से अपना नाता नहीं तोड़े हैं, आज भी नहीं तोड़े हैं। आप देखिएगा कि ये जो है ना ये अभी इधर गुजरात में तो थे ये मूलशंकर त्रिवेदी। लेकिन गुजरात में आर्य समाज नहीं है। आर्य समाज कहाँ फैला है? तो आप देखेंगे तो वेस्ट यूपी में, इधर हरियाणा वगैरह में, पंजाब हरियाणा हो गया और इधर जो राजस्थान हो गया, इधर का जो एरिया है, इधर के ही तरफ इनका वो है, वर्चस्व है। तो ये लोग जो है ना वो इसी तरह जातिवादी हैं झूठ-मूठ का वर्ण करते रहेंगे, नहीं जी मैं शूद्र जो है जाति से नहीं कर्म से होता है, इस तरह के फर्जी हवा-हवाई गोला मारेंगे, लेकिन करेंगे अपनी जाति में शादी। ये लोग प्रॉपर जातिवादी हैं ये सब, प्रॉपर इनका उद्देश्य ही नहीं था जातिवाद को दूर करना है। देखिए इसमें क्या लिखते हैं, परंतु वास्तव में जाति से नाता तोड़ना आर्य समाज का कभी एजेंडा नहीं रहा है। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इनका एजेंडा ही कभी नहीं था जाति से नाता तोड़ना। यह एक भ्रांत धारणा फैलाई गई है कि आर्य समाज जन्मना जाति के स्थान पर कर्मणा जाति की बात करता है, जबकि व्यवहार में वह हमेशा जन्मना जाति का समर्थक रहा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हर बच्चे के संस्कार करने के लिए जो संस्कार विधि नामक ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने यह आदेश दिया है। तो देखिए, मैंने एक स्ट्रीम की थी, उसमें मैंने ये दिखाया भी था कि जो आर्य समाज है या जो दयानंद सरस्वती ने ये संस्कार विधि लिखी है, तो जो 16 संस्कार वाला मेरा स्ट्रीम है, उसमें आप देख सकते हैं। तो उसमें इन्होंने लिखने के लिए तो बहुत कुछ लिख दिया है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं एप्लीकेबल नहीं हुई। इसलिए एप्लीकेबल नहीं हुई क्योंकि ये प्रैक्टिकल ही नहीं थी। ये क्या कह रहे हैं कि जाति जो है या वर्ण जो है वो जन्म से नहीं कर्म से होता, प्रैक्टिकल है नहीं। कोई मानता ही नहीं है। ब्राह्मण कहता है कि हम तो जन्म से ब्राह्मण हैं। जो राजपूत होगा उसका बेटा या जो क्षत्रिय होगा उसका बेटा कहेगा कि हम तो जन्म से ही राजपूत है, क्षत्रिय हैं। होता ही नहीं है प्रैक्टिकली। कोई भी जिस जाति का है उसी जाति का वो होता है। तो इन्होंने हवा-हवाई एक फायरिंग की इसीलिए ये प्रैक्टिकल नहीं हुआ और इसीलिए ये लोग जातिवादी हैं क्योंकि करते वही हैं और झूठ-मूठ की अफ़वाह फैलाते हैं कि नहीं जाति से नहीं कर्म से होता है। चलिए, इन्होंने उसमें लिखा भी है ये संस्कार विधि जो है उसमें इन्होंने आदेश भी दिया है या लिखा है कि जिस दिन जन्म हो उस दिन से लेकर 10 दिन छोड़ 11वें या 101वें अथवा दूसरे वर्ष के आरंभ में जिस दिन जन्म हुआ हो नाम धरें। ठीक है? ये तो इन्होंने लिख दिया। लेकिन सच्चाई क्या है कि भाई साहब आप ये बताइए कि एक बच्चा जो है 10 दिन का होगा तो क्या आप ये तय कर पाओगे कि वो कर्म के आधार पर उसका नाम क्या होगा? 10 दिन के बच्चे का नाम है, आप कैसे तय करोगे कि उसका क्या नाम होगा? क्योंकि ये जो है ना इन्होंने अपने सत्यार्थ प्रकाश में तो लिखा ही लिखा है, साथ ही इन्होंने इनसे ऋषि दयानंद के पत्र विज्ञापन जो हुआ था पृष्ठ 349 उस पर भी इन्होंने लिखा है कि जैसे ब्राह्मण का नाम विष्णु शर्मा हो, क्षत्रिय का विष्णु वर्मा, वैश्य का विष्णु गुप्त और शूद्र का विष्णु दास, इस प्रकार नाम रखना चाहिए। नामकरण हो रहा है बच्चे का 10 दिन पर या फिर 101वें दिन पर या मान लेते हैं कि दूसरे वर्ष के आरंभ में ही, तो हम कह रहे हैं कि उस समय तक बच्चा कौन-सा क्षत्रिय का उसमें गुण आ गया होगा, ब्राह्मण का गुण आ गया होगा, वैश्य या शूद्र का गुण आ गया होगा, जो उसका नाम आप इस तरह से रख दोगे। तो इससे भी पता चलता है कि ये सब जो है हवाई फायरिंग वाले थे। इन लोगों का कोई जो है प्रैक्टिकल इनकी बातें भी नहीं थी, हवा-हवाई बस गोला मारने वाले हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ ये लोग फैलाते हैं। तो चलिए ये तो वही हो गया। अब इसमें जो है ना जब आर्य समाज आया, तो आर्य समाज में उस समय बड़े अच्छे-अच्छे लोग शामिल हो गए थे, आर्य समाजी बन के। जिसमें से एक थे संतराम बीए, जो पंजाब के थे। लाहौर वगैरह जब पाकिस्तान आज चला गया है, पाकिस्तान के हिस्से में जो प प पंजाब है, उसमें वहाँ ये लोग रहते थे।
तो ये जो थे ना शामिल तो हो गए वहाँ पे, पिछड़े वर्ग से आते थे। लेकिन एक्चुअली में पिछड़े वर्ग की सबसे बड़ी समस्या क्या थी ना उस समय कि इनको लगता था कि यार ब्राह्मण जो है, वो हमको कह रहा है कि आप भी ब्राह्मण बन सकते हैं। कभी तो इनको मान-सम्मान दिया नहीं था, नीच कह के लताड़ के रखता था, सछूत थे ये लोग। लेकिन जैसे ही थोड़ा-सा इसने दाने फेंके दयानंद सरस्वती ने, तो जितने पिछड़े वर्ग थे, ये लपक के चने की झाड़ पे चढ़ गए। तो ये लोग भी चढ़े थे चने के झाड़ पे, बीएस अंतराम शामिल हो गए। लेकिन क्या हुआ कि जैसे उन्होंने जाति-पातक एक वो बना लिया, एक व्यवस्था बनाई, एक संगठन बनाया और उससे ये जातिवाद पर हमला करना शुरू हुए। जो मैंने उस दिन अपने स्ट्रीम में दिखाई थी बाबा साहब वाले जात-पात विनाश वाले में। तो जब हमला करना शुरू किया तो आर्य समाजियों ने इनको अपने उससे निकाल दिया, अपने समाज से बाहर कर दिया इनको। सुना आपने? आर्य समाज की ये सच्चाई है। आर्य समाज आपसे ढोंग दिखाता है ना कि सब लोग ब्राह्मण बन सकते हैं, सब लोग क्षत्रिय, सब लोग शूद्र बन सकते हैं, जन्म से कोई नहीं होता। जब इन्होंने जाति व्यवस्था पे हमला किया तो इनको निकाल दिए थे सब। ये देखिए ये लिखे हुए हैं, यही कारण है कि जाति भेद को तोड़ने वाले संतराम बीए जैसे लोगों को आर्य समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। आर्य समाज ने बहिष्कृत कर दिया, क्योंकि ये जाति भेद को तोड़ रहे थे। वे जाति तोड़क मंडल बनाकर जाति के दुर्ग पर सारी उम्र यथाशक्ति गोलाबारी करते रहे। उसके बाद से इन्होंने तो ऐसी कसम खा ली कि भैया तुम्हारा जाति ही खत्म कर दूँगा मैं। और उसके बाद से भयानक इनकी किताबें हैं, बहुत अच्छी-अच्छी किताबें। अल-बरूनी का भारत इन्होंने ही पूरा 3 जो पार्ट है उसका ट्रांसलेट किया। बहुत विद्वान व्यक्ति थे, ट्रांसलेट किया है। तो ये जो है, ये सच्चाई है कि ये जितने भी आप लोग के जिसको सोशल रिफॉर्मर बना के आपको किताब में पढ़ा दिया जाता है, उनकी सच्चाई नहीं बताई जाती है। हमारी सरकार जो है ना, आपको पता ही है, ब्राह्मणवादी लोग हैं और ये लोग कभी इन बातों को नहीं पढ़ाते हैं कि हमारे जिनको हम सोशल रिफॉर्मर कह रहे हैं, वास्तव में ये सोशल रिफॉर्मर नहीं थे। ये ब्राह्मणवादी लोग थे, जो अपने ब्राह्मणवाद की बोतल बदलना चाह रहे थे। ये लोग पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े, ये शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी इनकी ज़िंदगी और इनकी व्यवस्था परिवर्तन या जाति भेद हटाने के पक्ष में थोड़े थे। ये लोग सिर्फ़ बोतल बदलने आए थे कि यार चलो ब्राह्मण को बहुत फ़ज़ियत हो रही है, थोड़ा बोतल बदल दें और हम लोग का ब्राह्मणवाद चलता रहे। ये हमारे सोशल रिफॉर्मर लोग थे। ये हकीकत है। अच्छा, इसके बाद से विवेकानंद का खूब नाम गूँजता है, उनकी भी सच्चाई जान लीजिए। वैसे तो मैंने साइंस जर्नी पे 3-3 वीडियो बनाए हैं, वीडियो 165, 168, 170 वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी थोड़ी-सी देख लीजिए, इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। ये भी पिछड़े समाज से थे, पिछड़े क्या कायस्थ फैमिली से थे। कायस्थ फैमिली उस समय तो बहुत नीच माना जाता था। व्यास स्मृति वगैरह में तो कहा गया है कि भई इसको कायस्थ को या फिर जो अछूत हैं या फिर जो ग्वाल हैं या फिर और भी जितनी निम्न जाति जिसको ये कहते हैं, उन इनसे अगर देख लो, तो सूर्य की तरफ देखने लगो, बातचीत हो जाए तो बिना नहाए तो घर में मत घुसना, नहीं तो गंदे हो जाओगे। इतना नीच बताया गया है, इस समाज से थे। तो इन्होंने ब्राह्मणवादी का चोंगा पहन लिया। करना था फाइट, अब पहन लिए चोंगा उसमें, पहन के बैठ गए। अब इन्होंने न तो जाति छोड़ा और न बाल विवाह, उस समय एक बहुत बड़ी बुराई थी, उसके खिलाफ इनका मुँह नहीं खुला। बाल विवाह के खिलाफ इनका मुँह नहीं खुला और जाति के खिलाफ भी मुँह नहीं खुला। कभी लोग ये नहीं बोले, बस ब्राह्मणवादी इधर-उधर 2-4 बातें करते थे आर्य समाजियों की तरह, हो गया। इनका रामकृष्ण परमहंस चल रहा था। यही थी, ये लोग सोशल रिफॉर्मर थे। ये कभी भी जो एक्चुअल भारत के जो पिछड़े, अति पिछड़े, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी इन लोगों के खिलाफ एक शब्द इनके मुँह से नहीं फूटा कि इनकी व्यवस्था को कैसे परिवर्तन किया जाए। उल्टे ये लोग ब्राह्मणवादियों का चोंगा पहन के लगे ब्राह्मणवाद का प्रचार करने। वही बोतल बदल के, थोड़ा-सा बोतल बदल दो और कहो कि इस तरह से हमारा ब्राह्मणवाद है। ये चल रहा था इनका। अच्छा, इसके बाद से जो है, ये लिखते हैं कि विरुद्ध तथा न ही अन्य सामाजिक बुराइयों की बुराइयाँ की। बस पुरानी सड़ी-गली प्रथाओं को युक्ति संगत सिद्ध करते रहें, योग और वेदांत के नाम पे। सुना आपने? यही चूँगा था। वेदांत पकड़ लिए, योग पकड़ लिए, अब उसी में जो है मस्त होके घूमते रहे। लोग इनको सोशल रिफॉर्मर समझ लेते हैं। ये सोशल रिफॉर्मर नहीं होता है। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि अभी ये जो सदी है 21वीं सदी, इसमें बहुत ही एक क्षति हुई है बौद्धाचार्य शांति स्वरूप जी का। बहुत प्रकांड विद्वान थे। समझिए कि इनकी, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं ना कि भंते अनार कलाम और या फिर भंते जो है
मोगलीपुत्तिस, इस तरह के जितने भी हम या बोधिसत्व जितने भी हम पढ़ते हैं, जिस तरह के विद्वान लोग, इस तरह के ये एक विद्वान हम लोगों के बीच में थे और पिछले साल ही उनकी डेथ हुई है या आई थिंक कि इसी साल 2021 में ही हुई है। तो ये देखना पड़ेगा। तो इसमें जो है ये बहुत बड़ी एक क्षति है। इनके मुँह से जो भी बातें निकलती थी इतनी वेल रिसर्च्ड होती थी और इन्होंने ही सम्यक पब्लिकेशन की स्थापना की थी। तो बहुत प्रकांड विद्वान थे। तो ये लिखते हैं, ये बताए हैं, ये भी बताए हैं इसमें कि आंध्र प्रदेश से ऐसे तत्कालीन समाचार पत्र प्रमाण मिले हैं जो यह दर्शाते हैं कि प्रोफेसर नरसू ने स्वामी विवेकानंद का उनके जीवन काल में भी उन्हीं कमियों के कारण कड़ा विरोध किया था और कहा था कि विदेशों में जाकर आप सिवा अंधकार व अज्ञान के और क्या बांटोगे जब अपने समाज का यहाँ यह हाल है। देखिए ये सच्चाई है। जो प्रोफेसर नरसू जो थे ना, इन्होंने विवेकानंद को ये किया था, समाचार पत्र जो है ना, इसके माध्यम से मतलब ये बताते हैं कि ऐसा मिलता है कि हड़काए भी थे ये उनको लिख के, कि आप जाके जो है विदेश में प्रचार कर रहे हो ब्राह्मणवाद का और भारत में जो जातियाँ हैं और जो समाज है उनका इतना बुरा हाल है। लोग सोचते हैं क्या कि नहीं, नहीं विवेकानंद जो है ना, 1-2 डायलॉग मार दिए हैं कि ब्राह्मणवाद को ख़त्म करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, तभी ये चैन है। अरे भाई साहब ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद क्या ब्राह्मणवाद? खुद ही ब्राह्मणवादी बने घूम रहे हो, अब ब्राह्मणवाद की चाशनी पढ़ा रहे हो ब्राह्मणवाद। तो वही वाली बात हो गई कि जो जात-पात तोड़क आंदोलन था, उसका जो प्रतिनिधि आया बाबा साहब के पास, कह रहा है कि देखिए अपने भाषण में से ना वेद हटा दीजिए बस। शास्त्र वेद हटा दीजिए, ब्राह्मणवाद पे खूब बोल दीजिए, 2-4 चैप्टर बढ़ा दीजिए, वेद-वूद पे मत बोलिए। ये इनकी हकीकत है इन लोगों की। वही हाल यहाँ पे हो रहा है कि ये इनको लोग प्रचार कर दिए हैं विवेकानंद को कि सोशल रिफॉर्मर थे। ब्राह्मणवादियों पे बोल दिया, अरे भाई समाज के लिए क्या किया इन्होंने? ब्राह्मणवादी बन के ही तो फैलाते रहे ब्राह्मणवाद पूरी दुनिया में। तो ये सब सोशल रिफॉर्मर नहीं थे। ये पॉइंट हम सभी को समझना होगा कि सोशल रिफॉर्मर जो हम समझ लेते हैं, जो गलतफ़हमी पाल लेते हैं, वो कैसा होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद से एक और नाम आता है एनी बेसेंट का। तो एनी बेसेंट जो हैं थियोसॉफ़िकल सोसाइटी की स्थापना की थी और आप लोगों को पता ही होगा कि ये अमेरिका की संस्था थी और स्वामी दयानंद सरस्वती प्रचार किए थे कि भैया आप आ जाइए, आर्य समाज आप ही के नाम पे चल जाएगा, आप ही का नाम रहेगा। इनवाइट किए थे ये खूब खुश हो रहे थे वहाँ से जब जवाब आया ना कि हाँ, हम लोग आएँगे, आपकी हेल्प करेंगे, ये करेंगे, बहुत खुश थे एकदम, गजब खुश थे। तब इन्होंने उस समय स्थापना भी नहीं की थी अपने आर्य समाज की। तो जब थियोसॉफ़िकल सोसाइटी जो आई, इसकी जो एनी बेसेंट थी, इन्होंने सनातन धर्म नाम से ही अपनी संस्था बनाई थी। सुन लीजिए। ये कहते हैं ना कि हमारा सनातन धर्म है। इनका अमेरिकन आके सनातन धर्म नाम रखा था। इन लोगों का अपना कभी नाम नहीं रखे हैं ये लोग सनातन धर्म। वो भी सोसाइटी का नाम था उसका, सनातन धर्म। इनके धर्म का नाम नहीं था, ये भी चोरी का माल है देखिए। कोई और बंदा जो है अमेरिकन जो हैं, वो सब आके एक सोसाइटी बना रहे हैं सनातन धर्म और समाज सुधार के लिए। और उसको जो है चोरी करके ये सब बोलते हैं कि हमारा सनातन धर्म है। अरे भाई तुम्हारा सनातन धर्म होता तो जैसे आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, रामकृष्ण परमहंस, गायत्री परिवार और इस तरह के जितने भी ये चीज़ें बन गई, साधारण समाज, प्रार्थना समाज, नया समाज, पुराना समाज, उस तरह से उसी समय सनातन धर्म बन जाता। क्यों नहीं बन गया? तो ये सच्चाई आपको समझनी होगी कि इनकी हर चीज़ ही कहीं न कहीं से चोरी का माल होती है। अच्छा, इस संस्था ने रहस्यवाद की बातें की, जो ये थियोसॉफ़िकल सोसाइटी थी जिसने, और हिंदू प्रथाओं को सही ठहराया। सुना आपने? सनातन धर्म के नाम पर इन्होंने भी अपनी खेती दुकान खोल ली निवेशेंट ने। अब बोल दिया कि जो जितने भी ये ब्राह्मणिकल जो सिस्टम है, जो प्रथा है, ये सब सही है। ऐसे क्यों किया था? ये दयानंद सरस्वती का कारनामा था ये। ऐसे में इससे जातिवाद के विरुद्ध क्या आशा की जा सकती थी? अब आप सोच लीजिए कि जो संस्था आके खुद कह रही है कि हाँ, हाँ, सब प्रथा सही है, उसको इनवाइट भी करने वाले ब्राह्मण हैं, मूलशंकर त्रिवेदी है और ये सब बैठ के वो सबसे आप आशा कर सकते हो कि ये सब आपका समाज सुधार कर देंगे? नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे।
अंग्रेज़ों का उद्देश्य भी भारत के समाज को स्वस्थ बनाना ना था, ये बात आप हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ यहाँ पे इसलिए नहीं आए थे कि आके यहाँ पे शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, आदिवासी सब लोगों की व्यवस्था और ज़िंदगी सुधार देंगे या यहाँ आके बुद्ध की सारी चीज़ें खोज के निकाल देंगे, इसलिए नहीं आए थे। वो तो आए थे, वो तो यहाँ पे जैसे औपनिवेशिक देश बनाते थे, वहाँ से सामान लूटते थे, अपना ले जाते थे, अपना फ़ायदा करते थे, इसीलिए आए थे। वो तो यहाँ आने के बाद से उन्होंने देखा कि अच्छा, यहाँ पे तो बुद्ध नाम का एक खजाना भी छुपा हुआ है जिसको ये सब ज़मीन के नीचे गाड़ के रखे हुए हैं। पूरी दुनिया से ज़मीन खोदने पर खजाने के रूप में निकलता था सोना-चाँदी और भारत में जब खुदाई किए तो यहाँ से तो बुद्ध निकलने लगे, अब बुद्ध से बड़ा खजाना क्या मिलेगा? इनकी तो आँखें खुल गई, आँखें फटी रह गई, सारे के सारे जर्मन और ये जो इंग्लैंड के वो थे रिसर्चर थे, बैठ गए सब रिसर्च करने, लगे सब किताब पे किताब छापने। तो ये खजाना मिल गया था इनको, फिर इन्होंने देखा कि यार अब तो बुद्ध हैं, तो फिर इनके अनुयायी भी होंगे। जब बुद्ध को ज़मीन के नीचे गाड़ के रखे हैं, अब बुद्ध को अपने धार्मिक जो इनके स्क्रिप्चर्स उसमें गाली दे रहे हैं सब, तो ऑफ़ कोर्स बुद्ध के जब इतने ज़्यादा मूर्तियाँ मिल रही है, तो इनके अनुयायी भी रहेंगे, वो सब कहाँ है? तब इनको पता चला कि अच्छा आज के तो दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित जितने भी लोग हैं, वही इनके अनुयायी रहे होंगे, तभी तो इनको पीछे किया इनके जो आराध्य थे उनको ज़मीन के नीचे ज़मीन दोज कर रखा है, ऊपर चढ़ के ये बैठा हुआ है अपना। तब पता चला उनको। तब इन लोगों ने थोड़े बहुत जो कार्य हैं वो सब किए हैं। ये इसलिए नहीं आए थे कि इनको समाज सुधार के लिए। तो ये ज यहाँ से अब लोग कहते हैं ना कि अब इसी तरह से जो थियोसॉफ़िकल सोसाइटी थी, ये भी जब भारत में आई, तो इसका क्या उद्देश्य था? कि आके यहाँ पे समाज सुधार कर देगा? नहीं, कहाँ से समाज समाज सुधार कर देगी, जो उन्हीं व्यवस्था को सही कर रही है तो। अच्छा, इसमें जो है आप यहाँ पे देखिए लिखते हैं कि दूसरे यदि वह कुछ करते भी तो उनका विरोध होना ही होना था। अगर अंग्रेज जब आते हैं, एक तो उनको यहाँ के लोगों को दबा के रखना था ताकि उनकी व्यवस्था सही चलती रहे और दूसरा जो चीज़ है कि जानबूझ के तो समाज सुधार का वो नहीं करेंगे ये, कि भई कर दो तो और लोग हमारे खिलाफ भड़क जाएँ। तो ये भी नहीं चाहते थे, तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि दूसरे यदि वे कुछ करते, तो उनको विरोध होना ही होना था, होना ही होना था। क्योंकि जब हिंदू समाज के लोग अपने हिंदू साथियों द्वारा किए जा रहे समाज सुधार का घोर विरोध करते थे, तब वे म्लेच्छों द्वारा धर्म में किए जा रहे हस्तक्षेप को कैसे सहन कर सकते थे? ये सच्चाई है। और आज का आर्य समाज आपको क्या पट्टी पढ़ाता है कि अंग्रेज और मुस्लिम जो है ना हमारे धर्म ग्रंथ में मिलावट कर दिया। अरे धूर्त मूर्ख! वो क्यों करता तुम्हारे धर्म ग्रंथ में मिलावट, हैं? उसको तो कुछ नहीं आता था। वो तो यहाँ तुम्हारे धर्म ग्रंथ में मिलावट करने आया था। 2 थप्पड़ लगाता तुम्हारा वहीं पे पैंट निकल जाती वहीं पे तुम्हारी। वो तुम्हारे धर्म ग्रंथ में मिलावट करने बैठा हुआ था। तो ये सच्चाई आप लोगों को समझनी होगी। अच्छा, इसमें ये लिखते हैं कि अंग्रेजी शासन को क्या पागल कुत्ते ने काटा था? एक तो वह पहले इनका सुधार करने का काम अपने हाथ में लेता, फिर उनकी अकारण शत्रुता मोल लेता। अंग्रेजों ने यदि रेल चलाई, तो उनसे हिंदुओं ने उन तीर्थों को दौड़ना शुरू कर दिया, जहाँ पहले उनके लिए जाना दुष्कर होने के कारण वे बहुत कम जाते या जाते ही नहीं थे। ये सच्चाई है दोस्तों। ये आप लोगों को ये पॉइंट थोड़ा अच्छे से समझना होगा। इसमें आप देख रहे हैं कि पहले जो है ना, जो ब्राह्मणिकल जो ब्राह्मणवादी थे, ये सब जो है, वहाँ पे नहीं जा पाते थे। मतलब जो बहुत दूर-दूर के स्थान थे, इनके पास तो क्या होता था, ज़्यादा से ज़्यादा एक बैलगाड़ी होती थी, घोड़ा-वोड़ा चलाने आता नहीं था। रथ इनके पास इतनी तो थी नहीं कि रथ चल रही है, तो रथ पर बैठ के घोड़ा भी कितने दिन में ले जाएगा। तो ये सब अंग्रेज़ आकर रेल वगैरह जब बना दिए हैं, तो ये लोग उस पर बैठ के कहाँ जाने लगे? अपने तीर्थ पे और जातिवाद घोर बन गया। अच्छा, इसमें ये लिखे हैं प्रोफ़ेसर नरसू ने रिस्ले को उद्धृत किया है, जिसने अपनी पुस्तक पीपल ऑफ इंडिया में लिखा है, संचार के साधनों में वृद्धि होने से हिंदूकरण का आंदोलन और बढ़ा है। सुना आपने? लिखे हैं कि जैसे-जैसे संचार वहाँ बढ़ा, रेल, ट्रेन वगैरह जब चलानी शुरू की अंग्रेज़ों ने, इनका पुष्पक विमान उड़ता था सीधे, आप लोगों को तो पता ही होगा, जो कहीं आज तक दिखा नहीं। पता नहीं कागज़ तो था नहीं, ऐसे मुँह से ही फूँक के उड़ा देते होंगे, किसी पत्ते को बनाकर। तो अंग्रेज़ जैसे बनाया तो ये सीधे बैठ के अपने तीर्थ यात्रा पर घूमने लगे। तो ये पीपल ऑफ इंडिया के राइटर जो हैं रिस्ले, उन्होंने भी लिखा है कि संचार साधनों में वृद्धि के कारण हिंदूकरण का आंदोलन और ज़्यादा बढ़ गया, और ज़्यादा हिंदू-हिंदू होने लगे। अब लोग पहले से अधिक यात्राएँ और तीर्थ यात्राएँ करते हैं। इससे समाज में रूढ़िवादी व
पुरातनपंथी अंशों का प्रभाव और ज़्यादा तथा आसानी से फैल रहा है। मतलब जैसे-जैसे उपकरण आया ना, वैसे-वैसे ये और जातिवादी और ज़्यादा रूढ़िवादी होते चले गए। आप देखेंगे कि पहले जो है ना अज़ान होता था, जब लाउड स्पीकर नहीं था, तब मुस्लिम क्या करते थे? एक जो सबसे ज़्यादा चिल्लाता था ना, जिसकी आवाज़ दूर तक जाती थी, वो मस्जिद पे खड़ा हो जाता था और हाथ लगा के बाग देता था, इतना ज़ोर से कि अगल-बगल के गाँव मोहल्ले के लोग सुन लें और सुन के जाते थे। जैसे ही आविष्कार हो गया 20वीं सदी में, 19वीं सदी में लाउड स्पीकर, तब पहले तो खूब विरोध किया कि नहीं-नहीं ये हमारे पैगंबर और अल्लाह के विरुद्ध है, ये सब आधुनिक उपकरण नहीं इस्तेमाल करना है। कुरान तक इन्होंने छापने से मना कर दिया, प्रिंटिंग मशीन में कुरान नहीं डलवाते थे, कहते थे कि ये नापाक हो जाएगा। और आजकल क्या कर रहे हैं धीरे-धीरे ये लोग, उसी को अपना लिए। अब फूँक रहे हैं पूरा हाई फ्रीक्वेंसी लगा के पूरी दुनिया को जगाए पड़े हुए, परेशान कर रहे हैं। कोई बंदा जो है रात में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक काम करके आराम से सोता है, अभी सो के अभी उसकी आधी में नींद पूरी नहीं होती है, 5 बजे लगा के फूँक मारता है यहाँ एक कच। बेचारे को अजान, इनकी लल्लाहुल अकबर पता नहीं क्या-क्या चलना शुरू हो जाता है, वो बेचारा परेशान है। अब मस्जिद के अगल-बगल कोई हो तो उसकी नींद ही ना कभी पूरी हो, दिन में 5 बार गाये पड़े हुए हैं। अल्लाह ने इनको कभी नहीं दिया, मोहम्मद ने भी नहीं दिया, तो जानता भी नहीं था बेचारा मोहम्मद, क्या होता है लाउड स्पीकर। ये लगा के यूज़ कर रहे हैं और यही चीज़ यहाँ पे भी हुआ। यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया कि जैसे ही रेल चलाया तो खूब विरोध किए कि नहीं, नहीं ये हमारे धर्मशास्त्र के खिलाफ है। इस पर तो बैठ के हम भी उसी सीट पे बैठेंगे, उसी सीट पे ये शूद्र भी बैठेगा। ये हमारे साथ कैसे बैठ के जाएगा? इसकी हिम्मत कैसे हमारे शहर से हमारे गाँव से गुज़रता है तो चप्पल-जूता हाथ में लेके गुज़रता है, नंगे पैर चलता है। इसकी इतनी हिमाकत कि इसी सीट पर बैठ के हम जाएँ, इसी सीट पर बैठ के ये जाए। और लगे घूमने ये पूरे के पूरे। तो इसमें ये लिखते हैं कि आगे इन्होंने लिखा कि रेलों को ही ले लें, ये जहाँ कभी जातिवाद को कमज़ोर करने की भूमिका निभाती है, जब एक ही सीट पर दूसरी जाति वालों के साथ बैठने को लोग विवश होते हैं, आदि। वहीं इन्होंने यातायात की सुविधा के कारण उस क्षेत्र का बहुत अधिक विस्तार कर दिया है, जिसमें जातिवादी पूर्वाग्रहों का साम्राज्य है। तो ये सच्चाई है दोस्तों कि वही सीट पर बैठकर मतलब सुधर भी जाएगा, तो इसीलिए आपने सुना होगा कि ये तो आपने खूब सुना होगा कि अंग्रेज़ जो है, गांधी को उससे बोगी से बाहर निकाल दिया था। क्या तू ब्लैक है और तू उस पे बैठा हुआ है। लेकिन ये आपने नहीं आपको ये नहीं बताया जाएगा कि बाबा साहब जब वो इक्का जो होता है, जो रथ होता है, रथ क्या मतलब जो घोड़े से चलती है घोड़ा गाड़ी, उस पर बैठ के जा रहे थे, तब ब्राह्मणों ने उनकी जाति के कारण धक्का देके नीचे गिरा दिया था। इस तरह से किसी ये दलित, वंचित, शोषित को ये बैठने नहीं देते थे आदिवासियों को अपने साथ। कहते थे कि अच्छा तू हमारे साथ बैठ के जाएगा? ये ट्रेन में नहीं बैठने देते थे, गाली दे के मार-वार के भगा देते थे। अरे हाल-फिलहाल तक तो मैं देखता हूँ कि ट्रेनों में कुछ लोग जो हैं सीट रहती है और उसके बावजूद भी बेचारे नीचे बैठ के जाते हैं। अभी पिछले आप देख लीजिए 10 साल, 15 साल, 20 साल या अभी थोड़ा पुरानी मूवियों को देख लीजिए, उसमें भी दिखाएगा कि सीट है, फिर भी वो बेचारा नहीं बैठ रहा है। उसको लग रहा है कि यार हमारी जारी छोटी है, अब बैठ गए तो हमारे पास टिकट है, लेकिन कहीं बैठ गए तो कहीं मार देगा हमको। ये हालत इन लोगों ने बना रखी थी। सोचिए उस समय क्या होता होगा। अब तो इससे जो है ना और जातिवाद ये लोग फैला लिए, लगे तीर्थ पर दौड़ने। तो ये सब उसी समय ये बात जो है ना प्रोफ़ेसर नरसू ने लिखी है, ये डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी ने इसको यहाँ पे कंपाइल किया हुआ है। स्थिति की दयनीयता यह है कि प्रोफेसर नरसू लिखते हैं कि यदि अछूत कहकर तिरस्कृत किए जा रहे लोगों के लिए कोई जाति व्यवस्था के दरवाजे खोल दे, तो वे उसमें प्रवेश पाने के लिए दौड़ कर आएंगे। उन्हें इस बात का तो मलाल है कि उन्हें जातिवाद के कारण तिरस्कृत किया जा रहा है, परंतु उन्हें जाति व्यवस्था में शामिल होने से कोई ऐतराज नहीं, यदि उन्हें ऐसा करने का अवसर मिल जाए तो। ये भी सही बात है। दोस्तों यही कारण है कि आज भी जो जिनको हम दलित, शोषित, वंचित कहते हैं, क्या उनके अंदर से जातिवाद खत्म हुआ है? नहीं हुआ है। जैसे ही थोड़ा-सा उनके लिए कोई दरवाज़ा खोल देता है, थोड़ा-सा चने की झाड़ पे चढ़ा देता है, लगते हैं अपने को छतरी समझने। सोचते हैं कि हम बंद छतरी है, किसी ने लगा के हमें खोल दिया है, खुले हुए छतरी बन गए हैं हम। ऐसे समझने लगते हैं आप और जातिवादी बन जाते हैं। थोड़े से पैसे हो जाएँ, अभी बुला लेंगे किसी ब्राह्मण को, बैठ के लगेंगे सत्यनारायण की कथा कहलाने, किसी-किसी की कथा कहलाने लगेंगे। थोड़े से कहीं शहर में स्विच करके गाँवों में रहते हैं और स्विच करके शहर में चले गए,
तो ये ब्राह्मणों को दिखाने के लिए, ब्राह्मणवादियों को दिखाने के लिए कि उनकी तरह ही ये भी ब्राह्मणवादी हैं और पूजा पाठ घनघोर करने लगते हैं। तो यहाँ पे इस बात को प्रोफ़ेसर नरसू ने उसी समय कह दिया था कि इनके लिए अगर दरवाज़ा खोल दिया जाए तो ये उसमें बुरी तरह फँस जाते हैं और ये हकीकत है दोस्तों, ये हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ़ यही बात नहीं कह सकते हैं कि दूसरा वाले को ही सुधारे-सुधारे, अरे वो तो हरामखोर है ही है। हमें भी देखना होगा कि हमारे लोग भी तो कहीं ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो ये पॉइंट भी उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब इसमें इन्होंने एक और उदाहरण दिया है भक्ति काल का। ये बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत ज़बरदस्त उदाहरण है। सोचिए भक्ति काल में क्या हुआ था? भक्ति काल में लिखते हैं कि जैसे कई भक्त कवि जातिवाद की इसीलिए निंदा करते थे कि वे उससे बाहर थे, समझ रहे हैं? मतलब अगर जैसे कोई कहता था, जैसे तुलसीदास है, ये कहता है ना कि शूद्र जो है वो पढ़ता लिखता है, कितना भी शूद्र वो गुण वाला हो जाए तो भी गुणहीन ब्राह्मण को ही पूजना चाहिए। ये बात कहा है ना तुलसी ने। क्यों कहा? इसीलिए कहा है कि ये लोग जो हैं सोचते थे कि थोड़ा-सा हम बन के ब्राह्मणवादी बन जाएँगे, हमको भी लोग पूजा-पाठ करने लगेंगे। उस पर उसने कहा था। तो यहाँ पे लिखते हैं कि वो जातिवाद को इसलिए निंदा करते थे कि वे उससे बाहर थे। इसलिए नहीं करते थे कि एक व्यवस्था के नाते जाति व्यवस्था उन्हें अपने आप में ही बुरी प्रतीत होती थी। उसी तरह ये लोग हैं। मतलब अगर किसी को खराब लग रही थी भक्ति काल में जातिवाद की व्यवस्था, तो आपको जातिवाद को तोड़ के खत्म करना चाहिए था। आपने क्या किया? उसको तोड़कर नहीं खत्म किया। क्या किया आपने? और गाने लगे, भक्ति काल में घुस गए। देखिए आगे ये लिखे भी हैं। उन्हें दुःख जाति व्यवस्था का नहीं बल्कि उसके द्वारा तिरस्कृत व वंचित किए जाने का है। इसीलिए कई भक्त कवियों व संतों के अनुयायी एक जाति बनकर ही रह गए, मानो उन्होंने अंतिम सामाजिक लक्ष्य प्राप्त कर लिया हो। प्रोफेसर नरसू ने इस संदर्भ में कबीरपंथियों और दादूपंथियों की ओर संकेत किया है। सही बात है, कबीरपंथी बन गए, दादू वाले दादूपंथी बन गए। इंसान नहीं बने लोग। अगर किसी कोई कवि मिल गया और कोई गुण गा रहा है, तो वो उसके पंथ में घुस के एक और अलग जाति बना लेंगे। कभी इंसान बनने की सोशल रिफॉर्मर लोग जो है ना, ये काम नहीं किए हैं। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से हम लोगों को समझना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी कहीं इसी तरह की व्यवस्था में घुस रहे हैं कि एक अलग ही पंथ बना के, एक अलग जाति बना के उसमें घुसे जा रहे हैं। अरे इंसान बनाना है। यहाँ पे प्रोफेसर नरसू ने ब्राह्मणत्रों के बारे में एक बात कही है, जो कड़वी होने पर भी सच्ची, शायद सच्ची होने के कारण ही कड़वी है, क्योंकि कहते हैं कि सच हमेशा कड़वा होता है। ये बात उस समय भी सही थी, आज भी सही है। और ये 1922 में एक किताब छपा था जिसमें ये इन्होंने ये बात कही थी। तो लिख रहे हैं उतनी ही आज 21वीं शताब्दी के प्रथम दशक में भी सच्ची है। इसमें प्रोफेसर नरसू कहते हैं कि ब्राह्मणेतर नौकरियों, सुविधाओं, आर्थिक लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से तो ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद की निंदा करते हैं, परंतु उन भारी भरकम जंजीरों को उतार फेंकने के लिए जो उन्हें शताब्दियों से जाति व्यवस्था ने पहना रखी है, वे कुछ भी नहीं करते हैं और न वैसा करना उनके एजेंडे में ही है। उन्हें ब्राह्मण के समान बनने की लालसा है, ब्राह्मणवाद को खत्म करने की नहीं। ये पॉइंट यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मणेतर मतलब कि जो लोग ब्राह्मणवादी तो थे, अब ये सोच रहे हैं कि हम जो है ना ब्राह्मणवादी को हम गाली दे रहे हैं या फिर हम जो है हम समाज सुधारक बन गए, ब्राह्मणेतर हो गए हैं। ये जो सोच रहे हैं, उनको ये बोल रहे हैं कि ये ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद की निंदा तो करते थे, लेकिन ये उस पूरी जंजीर को उठाकर फेंकने के पक्ष में नहीं थे। कोई क्या कर रहा है, राम को पकड़ ले रहा है, कोई कृष्ण को पकड़ ले रहा है, कोई परमेश्वर को पकड़ ले रहा है, कोई सगुण से निगुण को पकड़ ले रहा है। लटके रहेंगे उसी में, निकलेंगे नहीं कभी। कभी इतनी हिम्मत हमारे सोशल समाज जो सामाजिक सुधार के लोग थे, जिनको भक्ति काल में हुए या उसके इर्द-गिर्द हुए हैं, इतनी हिम्मत दिखाए होते हैं, जितना बुद्ध के पास था, जितनी ताकत, जितना बाबा साहब ने दिखाई थी, जितना अन्य जो आज की डेट में हमारे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ये लोग जो दिखा रहे हैं, ऐसी हिमाकत दिखाए होते भक्ति काल में ये लोग, तो कब का ये खत्म हो जाता ये जाति व्यवस्था और ये व्यवस्था। नहीं जी, ये भी उसी में पकड़ के लटक के बैठ गए परमेश्वर को। तो ये सारी दिक्कत जो है ना इसलिए ये बनी रह गई। अच्छा इसके बाद से जो है
एक और यहाँ पे प्रॉब्लम आप देख सकते हैं कि हमारे जो समाज सुधारक लोग थे, इन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ों के समय में ही एक नई शिक्षा व्यवस्था पैरेलल में चलाना शुरू किया था। अंग्रेज़ों ने तो पढ़ाने का हक दिया, ये तो पढ़ाते भी नहीं थे। इनका तो कभी उद्देश्य ही नहीं था कि लोग यहाँ के पढ़ें, वो तो अंग्रेज़ पढ़ाना शुरू कर दिए। उन्होंने जब देखा कि भई ये तो लोग पढ़-पढ़ के कोई ईसाई बन जा रहा है, कोई कुछ भी बन जा रहा है, किसी को नौकरी मिल जा रही है, तब इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। तो इन्होंने भी अपना पैरेलल में एक पढ़ाई शुरू करवा दी, राष्ट्रीय शिक्षा। और इसको जो है शुरू किए गए आंदोलन अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता हासिल करने के लिए शुरू किए गए आंदोलन के एक अंग के तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा शुरू की गई थी। प्रोफ़ेसर नरसू के अनुसार इसमें शिक्षा के किन्हीं निश्चित और सकारात्मक विचारों की अपेक्षा उस समय की सरकार के प्रति असंतोष का स्वर ही अधिक मुखर था। सुना आपने? इनका उद्देश्य भी जाति समाज को सॉल्व करना नहीं था। बल्कि ये लोग चाहते थे कि अंग्रेज की जो व्यवस्था है या उसकी जो व्यवस्था है, उसके प्रति ही हम आलोचात्मक रहें, उसको हटा दें, खत्म करें या उसके ही प्रति रहें। इनका उद्देश्य जाति व्यवस्था को कभी खत्म करना नहीं था। आज भी देख लीजिए, जितने लोग नारे लगाते हैं कि हमारे ये क्रांतिकारी हैं, हमारे वो क्रांतिकारी हैं, पूछ लीजिए कि भाई साहब वहाँ तो 2 आंदोलन चल रहे थे। एक तो अंग्रेज़ जो है उसने वो अधिकार दिए यहाँ के लोगों के जो आपने कभी नहीं दिया। तो ठीक है आप अंग्रेज़ों के खिलाफ गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों ने क्या हक दिया उन लोगों को, जिन लोगों को आपके पूर्वजों ने कभी हक नहीं दिया था? उसके बारे में मुँह नहीं खुलेगा इनका। तो ये जो राष्ट्रीय वाली शिक्षा की जो बात थी ना, ये भी निरर्थक हो गई। क्योंकि इससे भी जाति व्यवस्था पर हमला नहीं किया गया, बल्कि जो थोड़ा बहुत यहाँ पे इक्वलिटी दे रहा था एक अंग्रेज़ व्यवस्था के रूप में, उसी पर इन्होंने हमला शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ पे जो है और एक पॉइंट आपको समझना होगा कि भारत कभी राष्ट्र तो उस समय था नहीं, स्टेट था। राष्ट्र तो था ही नहीं, स्टेट था, तो राष्ट्र की बात भी हवा-हवाई थी। हर जगह भाषा अलग थी, लोगों के व्यवहार, बातचीत सब चीज़ अलग था और झूठ-मूठ का राष्ट्र का, नेशन का ये लोग कल्पना पाल रहे थे। फर्जी कल्पना थी। और दूसरी बात कि जातिवाद जब नहीं खत्म हो रहा है, जाति व्यवस्था बनी हुई है, तो राष्ट्र का मतलब क्या है? कैसा राष्ट्र? किसका राष्ट्र? ब्राह्मणों का राष्ट्र या ब्राह्मणवादियों का राष्ट्र? अरे किसका राष्ट्र जब जातिवाद को ही खत्म करने की बात नहीं कर रहे हो? या एक ऐसा राष्ट्र जिसमें सब चीज़ तुम्हारी ही बपौती हो और सब लोग तुम्हारे नीचे शूद्र बन के रहें, वैसा राष्ट्र खोज रहे हो? जब जाति व्यवस्था ही नहीं खत्म करनी। तो ये बात भी जो है ना निरर्थक ही थी। अब परंतु राष्ट्रवादी नेतृत्व इस भ्रांति का शिकार रहा कि प्राचीन भारत में हजारों वर्ष पूर्व समाज व्यवस्था चरम सीमा तक विकसित हो गई थी। वे सब दोषों व कमियों के लिए विदेशी शासन को दोषी ठहराते थे। वही आर्य समाज वाला हाल। ये उसी समय लिख रहे हैं कि ये सब उस समय जितनी व्यवस्था थी ना गड़बड़ी की, जब कोई कहता था कि भई भारत में या जो जाति व्यवस्था है या ये व्यवस्था है, वो व्यवस्था इसको हटाना चाहिए, तो इसका दोष ये किस पे मढ़ते थे? अंग्रेज़ों पे मढ़ते थे। जैसे अभी ये किस पर मढ़ते हैं? मुस्लिमों पे मढ़ते हैं। आप कोई भी बात कर लीजिएगा, तो इनको तुरंत ही औरंगज़ेब याद आ जाएगा, तुरंत ही बाबर याद आ जाएगा, तुरंत ही इनको अकबर याद आ जाएगा या कोई मुस्लिम याद आ जाएगा। भारत की प्रॉब्लम अभी शिक्षा, रोज़गार व्यवस्था कुछ भी हो, लेकिन इनसे पूछिएगा तो तुरंत इनको कौन याद आएगा? अकबर, बाबर याद आने लगेगा। तो वही उस समय था। प्रॉब्लम जातिवाद की इन सब के प्रति संघर्ष हो रहा था, लेकिन इन ये क्या प्रॉब्लम बताते थे कि नहीं अंग्रेज प्रॉब्लम है, विदेशी शासन है वो प्रॉब्लम है। तो सब दोषों व कमियों के लिए विदेशी शासन को दोषी ठहराते थे। वे यह भूल जाते थे कि भारत पर विदेशी शासन सामाजिक दास्ता वाले जातिवाद के कारण ही संभव हुआ। प्रोफेसर नरसू कहते हैं कि जब जाति और हैसियत जीवन को सीमित व संकीर्ण बनाते हैं, तब लोग या तो बुद्धू बन जाते हैं या फिर दंभी। जाति क्योंकि सामाजिक विघटन की जननी होती है, अतः यह देश राष्ट्रभक्ति को विकसित होने से रोकती है। इसीलिए आप देखेंगे कि ये लोग जितना रोना रोते हैं ना कि राष्ट्रभक्त, देशभक्त, देशभक्त, अरे किसको आप देशभक्त कह रहे हो? सवाल ये है कि आप जो देशभक्त कह रहे हो, ठीक है कि उन्होंने देश के लिए काम किया, लेकिन जो सबसे मेन प्रॉब्लम थी, उस पर आज़ादी मिलने के बाद भी आपने नहीं काम किया और आज़ादी जब ले रहे थे, तब भी आपका एजेंडा नहीं था कि इस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है। तो ये जो है ना राष्ट्रभक्ति की जो आप बात करते हो, जब आप इक्वालिटी दोगे, तब राष्ट्रभक्ति प्रेरित होगी। तब राष्ट्र की बात आएगी। जब जातीयता है, एक व्यक्ति को आप राष्ट्रभक्त भी बन गए, आप देशभक्त भी बन गए, सब चीज़ आप ही बन गए। आप ही पीएम बन गए, आप ही सीएम बन गए, आप ही बाबू बन गए, आप ही क्लर्क बन गए।
और बाकी लोग क्या हैं, नाला साफ करेंगे बाकी लोग। तो फिर उनकी क्या काहे की देशभक्ति? क्या चीज़ रह जाएगा उनके पास? यहाँ प्रोफ़ेसर नरसू कहते हैं कि संस्कृत या हमारी किसी अन्य भारतीय भाषा में ऐसा कोई प्राचीन शब्द नहीं है जो उस भाव को व्यक्त या प्रकट करता हो जिसने दूसरे देशों में लोगों की वीरता के लिए सर्वाधिक प्रेरित किया है। हमारे हमारे तो यहाँ शहीद के समकक्ष शब्द भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। भारत में इतना बुरा हाल है कि यहाँ पे जो लोग हमारे सैनिक जो शहीद होते थे, आज भी जब हमारे सैनिक बॉर्डर पे शहीद होते हैं, कहीं भी शहीद होते हैं, हमारे पास शब्द नहीं है। शहीद शब्द जो है हम लोगों ने मुस्लिमों से उधार लिया हुआ है। 2 शब्द है, 1 भी शब्द नहीं है। जब कोई डेडिकेटेड शब्द होता है ना, जब आपके यहाँ किसी सैनिक को जो शहीदी होती है, सैनिक की शहीदी होती है, उसके लिए एक डेडिकेटेड शब्द होता है कि ये चीज़ हम उससे गौरवान्वित महसूस करते हैं, लोगों में जज़्बा आता है देश के लिए काम करने का, वो शब्द तक नहीं है। ज़बरदस्ती जोड़कर बनाया गया। आज भी जब कोई हमारे सैनिक मरते हैं, तो हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं कि वो शहीद हुए हैं, इसीलिए। तो कुल मिला के आज का जो हमारा जो सेशन था इसमें मैंने यही दिखाया कि जो हमारे जिनको हम समाज सुधारक समझते हैं और जिनको भी हम सोशल रिफॉर्मर समझते हैं, वो लोग उनका कहीं भी एजेंडा नहीं था कि जातिवाद को ख़त्म करना। वो सिर्फ़ बोतल बदलना चाह रहे थे। आज भी यही हो रहा है। तो साथियों, इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि जाति व्यवस्था कैसे ख़त्म हो